सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ट्राई करते हैं। तो कौन सा वाला उसका नेक्स्ट है वो? सर हम भेजे हैं सर। अच्छा तुमने कौन सा भेजा है, एक बार पिन करो दोबारा। अच्छा वो जो लास्ट में तुमने भेजा था, अच्छा ये कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ये वाला। तो चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। ये टेबल तुम्हारा कुछ इस तरह से है। सो ये कुछ टेबल है आपके पास, है ना। सो टेबल में क्या है, x की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, और इसमें तुम्हारा f0 है और f1 है ना। सो इस तरीके से, सो f0 f1 क्या है, 0.05 0.30 0.25 एंड 0.40, एंड ऐसे ही 0.40 0.25 एंड 0.30 एंड है 0.05। ठीक है। सो H0 तुम्हारे पास दे रखा है, F0 है, H1 F1 है। सो बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ साइज 1 मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.05 will reject H0 if। सो ये कह रहा है कि जो तुम्हारा मोस्ट पावरफुल टेस्ट है साइज H0 है 0.05 का। सो साइज दे रखा है, मतलब अल्फा 0.05, ठीक है। तो साइज है 0.05। अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि रिजेक्ट H0। सो पहले क्रिटिकल रीजन निकालोगे, क्या होगा। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, सो हाउ टू डिफाइन क्रिटिकल रीजन क्या आएगा यहाँ से। मतलब H0 तुम्हारा मुझे लग रहा है ये है कि F0 लेगा और H1 है, F की वैल्यू F1 है, यही ना। सो रेशियो देख लो क्या आता है, रेशियो क्या आ रहा है इन दोनों का। यू जस्ट टेक द रेशियो। हाँ हाँ, रेशियो कैसे लोगे, जस्ट डिवाइड करो F0 अपॉन F1, मतलब यही ना। सो मतलब ये है कि तुम जस्ट रेशियो डिसाइड करो क्या होगा। मतलब ये मतलब ये हो गया कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0 अंडर H1। तो ये हो गया एक्चुअली F0 अपॉन F1। इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी डिफरेंट x के लिए। तो जैसे मान लो x की वैल्यू जब है, ठीक है, x की वैल्यू जब तुम्हारे पास है 0 1 2 3, सो कितनी आएगी, सो यहाँ से कैलकुलेट करो। ये 5/40 कितना, 1/8, सो 1/8 हो जाएगा। ये 30/25, सो कितना हो गया, 30/25 को सिंप्लीफाई करोगे तो 5 30 25 6/5 एंड 0.5/6 एंड 40/5 कितना हो जाएगा, देखो चेक करना तुम, 8। जिस तरह से अब साइज का डेफिनेशन क्या होता है, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो मतलब ये है कि तुम्हें H0 ट्रू का मतलब f की वैल्यू लेनी है F0, दिस इज 0.05, यही ना। सो ये कोई इक्वल इसके इक्वल आ रहा है क्या, 0.05 के इक्वल नहीं, मतलब ये रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो x की किस वैल्यू को 0.05 आ रही है, 0 पर। तो x बराबर 0 है ना, यही तो है प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 व्हेन f इज F0, 0.05, ये है ना। अच्छा
तो पूछा क्या तुमसे? तो आंसर है इसका तुम्हारे पास? आंसर की है कि नहीं? नहीं सर, ये सिर्फ क्वेश्चन है। तो जब सिर्फ क्वेश्चन है तो इसका आंसर यही हो गया, x बराबर 0। सो व्हेन यू विल रिजेक्ट h नॉट, अब x की वैल्यू मान लो तुमने 1 ले लिया, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? मतलब मैंने यूज नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया, ये इसको यूज नहीं किया अभी हमने डायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली दिख गया मुझे कि x की वैल्यू क्या लूं, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो h नॉट ट्रू का मतलब f नॉट में अल्फा की वैल्यू 0.05 कब आएगी? 0 कब आएगी? एक ही तो वैल्यू है ना यहाँ पे। सो ये है x बराबर 0 ही आंसर हो गया ऐसे तो। और अगर तुम रेशियो लेते तो क्या चेक करते? रेशियो में क्या चेक करते हैं हम लोग? लेस देन इक्वल टू के। अगर उससे करते तो लेस देन इक्वल टू के। फिर हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो रेशियो है लेस देन इक्वल टू के इज इक्वल टू, है ना। सो ये तो क्रिटिकल रीजन आता ना। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड करोगे? x की वैल्यू तो है ही नहीं, पीडीएफ ये तो हम तब कर देंगे जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है, जो तुम कह रहे थे ना। लेकिन कुछ केस में यूज कॉन्टिन्यूअस में होता है कि पीडीएफ ना x के टर्म में आता, यहाँ x के टर्म में तो कुछ आया ही नहीं। सो एक और तरीका होता है इसका कि ये देखो किस ऑर्डर में है। एक तरीका होता है अगर इंक्रीजिंग है तो यू कैन जस्ट टेक x लेस देन इक्वल टू x नॉट, जब डिक्रीजिंग है तो x मोर देन। तो इसमें क्या रेशियो आ रहा है? ये कितना है? 1/8 डेसिमल में कितना होगा? 0.125 और ये हो जाएगा 1.25 नहीं 1 पॉइंट कितना आएगा? 5। अरे यार क्या है 1.0, एक हो गया 1, 10/5 कितना होता है? 2, 1.2 हो गया ना। हाँ, और ये कितना हो गया? 0.8 समथिंग। तो 8 3 लगा लो, और ये कितना हो गया? खुद 8 हो गया। तो ये किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? ऑर्डर मतलब क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये ऑर्डर को फॉलो कर नहीं रहा। सो एक तरीका ये भी होता है जब इस तरह केसेस होते हैं। सो अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है तो एक रूल है कि अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो x लेस देन इक्वल टू k यू कैन कंसीडर एज अ रिजेक्शन रीजन, और अगर डिक्रीजिंग आता है तो x मोर देन इक्वल टू k यू कैन कंसीडर रिजेक्शन रीजन। फिर उससे हम k निकालते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें जैम में ऐसे क्वेश्चंस आए, तुम देखना जैम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं डिस्क्रीट वाले टेबल बना के। ऐसा है लेकिन वो वैल्यू दिया है सर। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब इस तरह टेबल्स हैं कुछ है सर। तो वहाँ ये ऑर्डर इस तरह से होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, इस तरह फॉलो कर रहा होगा रेशियो लेके, है ना। हाँ, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सही बात है। वहाँ जैसे यूनिफॉर्म दे रखा है 0 10, मतलब एक सेट पे यूनिफॉर्म है सिर्फ से। हाँ, यूनिफॉर्म 0 40 1 2 3 अप टू 40 तक इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एनीवे इसका आंसर x बराबर 0 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आंसर की होता तो वेरीफाई करते। में कर रहे हैं वो दिया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ क्रिटिकल रीजन दे दिया था सर। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। उसमें क्या जनरली दे देता है, फिर के निकालते हो तुम अल्फा यूज करके। या कुछ जगह है जहाँ नहीं दिया, तुम 2014 से पहले वाले पेपर देखोगे तो वहाँ नहीं दिया होगा। कुछ क्वेश्चंस है ऐसे जहाँ पे क्रिटिकल रीजन दिया नहीं है, आपको खुद डिसाइड करना है। पावर पूछा है, टाइप 2 एरर पूछा है, इस तरह क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये तो हो गया। हाँ मतलब ऐसे इक्वल टू 0.05 आ रहा है। हाँ, हमें देखना है, सिंपल डेफिनेशन लगाया कि रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो h नॉट का मतलब f नॉट है लिया हमने। सो इसमें है, क्वेश्चन में भी दे रखा होगा ना हमने क्या लिया है। सो ये तो क्वेश्चन में भी लिखा होगा। सो हाँ, ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है। सो जब h नॉट ट्रू है, जब x रैंडम वेरिएबल इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो बताओ h नॉट रिजेक्ट किस पॉइंट पे होगा। तो तुम्हें आंसर चाहिए 0.05, तो तुम देख लो 0.05 कब होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है 0। जी, अगर जब एम्पिरिकल टेस्ट की बात होती है तो 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल अल्फा होता है न्यूमैन पियर्सन लेमा में। ओके। तो उसका हम रूल यहाँ पे लगाए हैं। तो अब हम देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू x इक्वल टू 0 को 0.5 दिया हुआ है, ठीक। 0.05, हाँ 0.0। हम क्या करेंगे कि तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम ऐसा किए हैं क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन सीपीटी में
2022 में पूछा हुआ है। ओके उसी के थ्रू ये क्वेश्चन हुआ था, तो हम मतलब यहाँ पे भी हम वही यूज किए हैं। हाँ यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू 1 माइनस बीटा, मतलब कि 1 माइनस बीटा मतलब क्रिटिकल रीजन x इज इक्वल टू 0 पे 0.05 आया है, तो 1 माइनस बीटा में भी क्रिटिकली वो रिजेक्शन वो लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, बट वो जो उसका f1 की वैल्यू लेते हैं, बट वहाँ पे 1 माइनस बीटा के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 जो है वो बड़ी वैल्यू है, वहाँ सबसे बड़ी वैल्यू ये 0.40 बड़ी है। यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले, तो हाँ ये मतलब ये सही है, तो वो x इज इक्वल टू 0 के लिए मतलब सही हो गया। मतलब ऐसा किए थे हम, ऐसा मतलब बता रहे हैं कर सकते हैं। सो बीटा क्या है तुम्हारा, टाइप 2 एरर, पावर 1 माइनस बीटा पावर। हाँ पावर मतलब बीटा टाइप 2 एरर की प्रॉपर्टी होगी। ओके सो टाइप 2 मतलब वो पावर तुम मोर देन इक्वल टू अल्फा ले रहे हो, ठीक है। नहीं नहीं, बीटा सेकंड ईयर पावर अलग होता है सर? नहीं नहीं, अगर डिस्क्रीट सिंपल वर्सेस सिंपल है तो 1 माइनस टाइप 2 एरर की प्रॉपर्टी बराबर पावर होता है सिंपल वर्सेस सिंपल में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है तो ना, वही सर यहाँ पे किए हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट, वही चीज रहो, दूसरे तरीके से कर रहे हो, सेम चीज है आई थिंक। सो यू आर डूइंग सेम थिंग इन अदर वे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, ट्राई करके देखो, एक दूसरे को सॉल्यूशन भेज के देखो, या और सो हमारा थोड़ा थ्योरम रह गया, अभी टेस्ट स्टार्ट होगा, अब टेस्ट लेगा, थ्योरी थोड़ा सा रह गया है, टाइप मतलब 2 वेरिएबल कैलकुलस का थ्योरी रह गया ना। सो या फिर थोड़े इंटीग्रल कैलकुलस का रह गया। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या ही है कि मेनली तुम लोग जानते हो एरिया कैसे निकालेंगे और ये सब ना, ये सब पता ही होगा तुम लोग वैसे तो। जैसे अगर इंटीग्रल कैलकुलस की मैं अगर बात करूं, हैं हाँ वैसे तो क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, सही कह रहे हो कि क्वेश्चन के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्चुअली, ये है। तो जैसे अगर तुम नहीं, जैसे मान लो तुम बात करो इंटीग्रल कैलकुलस जो है, तो इसमें मेनली इंटीग्रेशन तो तुम सिंपली वो फॉर्मूला देख लो, क्लास 11 12th वाली, क्लास 12 में इंटीग्रेशन थी ना, वो फॉर्मूला देख लो बेसिक, तो 1 वेरिएबल का वो हो गया इंटीग्रेशन। 2 वेरिएबल में क्या, मान लो तुम्हारे पास कोई कर्व रहता है, जैसे बात करते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास कोई कर्व मान लो यही है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और अगर तुमसे पूछता है व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ कर्व, इस तरह के फॉर्मूला यूज होते हैं ना लेंथ ऑफ कर्व का। सो कैसे निकालते हो तुम लोग लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ कर्व, इस इंटरवल में अगर बात करूं तो इंटीग्रेशन ए टू बी रूट में dy 1 प्लस हाँ रूट में रहेगा ना 1 प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका रूट डी एक्स, ठीक ना, तो इससे आ जाएगा। अगर y ऐसे y के अलॉन्ग लिमिट पता होता तो इसी को तुम वैसे भी लिख सकते हो, और y के अलॉन्ग अगर लिमिट पता हो मुझे, मान लो इस तरीके से, मैंने तो वैसे लिख दिया, अगर कर मान लो इस तरह मैं इंक्रीजिंग लिख दूं तुम्हें समझने के लिए, सो मान लो इस तरीके से है सपोज, है ना, इस तरीके से सपोज, तो y पे अगर यहाँ c और d है, तो इसी y के टर्म्स में क्या लिख सकते हो इसको, c टू d 1 प्लस dx अपॉन dy, यही आंसर देगा। या कई बार पैरामीट्रिक फॉर्म में होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये कर्व तुम्हें सीधा सीधा नहीं दिया होता ना, मान लो दिया हुआ है y बराबर gt, x बराबर ht, और t की वैल्यू मान लो दे दिया तुम्हें t1 से t2, ऐसा कभी कभी रहता है सिचुएशन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो ये आता है dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर, इसका रूट, और यहाँ ले लो t1 से t2 की लिमिट dt, तो इस तरीके से कर सकते हो। सो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, है ना, जो तुम हो सकता है क्वेश्चन आए तो उसको तुम यूज कर पाओ। तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ कर्व निकालने का, या लेंथ ऑफ आर्क, है ना, लेंथ ऑफ आर्क भी लिखा रहता है ना, लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ कर्व, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। एरिया फिर तुम लोग जानते हो कि अगर एरिया निकालना है, सो एरिया क्लास 12 में भी था, हालांकि अगर एरिया तुम्हें निकालना है, सो एक्चुअली क्लास 11 12 मैंने बहुत साल पढ़ा है ना, 2012 से स्टार्ट करके 19 तक लगातार पढ़ा है, तो 11 12 का एक एक चीज मुझे रट्टा मरा वो अलग याद है, मतलब सो 11 12 एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो क्या होता है कि लाइक कोई कर्व है, जैसे मान लो सिंपली इस तरह का कर्व है सपोज, या जैसे मैं बना रहा था पहले कि लाइक इस तरीके का कर्व है सपोज, तो यहाँ पे a है और ये तुम्हारा b है, अब ये कर्व है y बराबर fx लेट्स से, सो सिंपली एरिया तुम लोग क्या लिखते हो, 1 वेरिएबल में लिखोगे, सो a टू b fx dx,
और यही तो अगर 2 वेरिएबल में लिखोगे यही चीज, सो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक स्ट्रिप बनाओगे 0 to fx और a to b, सो ये एरिया फाइंड कर रहा हूं मैं, आई एम फाइंडिंग एरिया एबव x एक्सिस, यही ना, सो ये है एरिया एबव x एक्सिस, एबव x एक्सिस एंड बिलो y बराबर fx। तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं कि ये जो एरिया है x एक्सिस के ऊपर और उस कर्व के नीचे का ये है। अगर इसी को तुम y के टर्म में लिखना चाहो, मतलब अगर तुम यहाँ, चलो पहले मैं उसमें लिख देता हूँ, एक वेरिएबल में इसी को तुम लिखना चाहो कि dy के लिए लिखना है मुझे, तो फिर यहाँ से क्या तुम्हें इन्वर्स निकालना पड़ेगा। सो y बराबर fx मान लो इन्वर्स निकाला और इस तरह आ गया, सपोज x बराबर gy, तो यहाँ क्या होगा gy dy और लिमिट c टू d, तो c क्या होगी, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा c है और ये पॉइंट तुम्हारा d है, तो अगर y के अलोंग लिखोगे सो एरिया कौन सा आएगा, एक मिनट, तो मुझे क्या करना होगा, एक मिनट, तो ये वो वाला एरिया आ जाएगा ना y एक्सिस के अराउंड वाला, नहीं तो ये अलग एरिया आ जाएगा। जब तुम y एक्सिस के साथ वाले निकालना हो, ये फॉर्मूला कब है, तो इससे ये एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा था, तो उसमें क्या होता है कि y एक्सिस के साथ कोई पोर्शन हो, सो मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा ना आंसर, हाँ या ना। इस पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, ये तो व्हाइट वाले पोर्शन का एरिया हो गया, ठीक है ना। और अगर मुझे इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ब्लैक शेडेड रीजन, कोई बताओ। तो एक तो तरीका ये है कि जो मैं लिख रहा था C to D, इस कर्व की इक्वेशन देख लो क्या है, तो चूंकि मैंने लिख दिया x बराबर gy, इस तरह से कर्व में चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा gy dy, तुम्हें पता होगा तुम लोगों को, और इसी को 2 वेरिएबल में लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास dx dy, x की लिमिट 0 to gy, क्या करोगे स्ट्रिप बनाओगे ऐसा, सो 0 to gy एंड c to d, ये हो गया। और नहीं तो इसी को तुम, जो मैं तुम्हें भी कह रहा था, तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट में, है ना, 0 to a अलग और a to b अलग, ऐसा कर सकते हैं ना। अगर तुम्हें x के अलोंग लिखना हो, तुम्हें ऐसे करना हो, तो तुम ऐसा कर सकते हो, इस रीजन के एरिया अलग और इस वाले का, क्योंकि 2 सम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोअर कर्व चेंज हो रहा है ना, तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से है, मतलब ये सब थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन के थ्रू, हालांकि लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने कराए थे पिछले क्लास में, सो क्वेश्चंस में आपने देखा था कैसे यूज कर रहे थे। तो एरिया का हो गया। ऐसी 3 डायमेंशन फिगर है, वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हो तुम लोग, हाउ टू डिफाइन वॉल्यूम, मतलब कोई तुम्हें मान लो इस तरह कर्व दे रखा है, सपोज z बराबर f ऑफ x, y, इस तरह का कर्व होता है ना, सो हाउ डू यू फाइंड वॉल्यूम अंडर दिस कर्व, या कुछ इस तरह का कर्व कई बार ऐसा होता है g ऑफ x y z इज इक्वल टू 0, ऐसा होता है ना, तो कैसे निकालते हो वॉल्यूम, कुछ आइडिया है, पढ़ा तो होगा भाई। हाँ, यस वही बोल रहा हूँ। सो ट्रिपल इंटीग्रल मान लो ऐसा कर लिया dx dy dz, अब जिस भी पोर्शन की वॉल्यूम निकालनी है उसके अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा रीजन क्या है ना, उसके हिसाब से ये चीज है। या समटाइम्स इट टर्न आउट टू बी सिंपली, कई बार z dx dy, कुछ केस में ऐसा भी होगा। सो ये डिपेंड करता है कैसा कर्व, मुझे लगता है ये सब चीजें क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा कि कैसा कर्व है, उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हालांकि कहने मतलब ये है कि इस तरीके से भी डिफाइन होता है, इसी को तुम अगर कई बार ऐसा होता है तुम 0 to z dz dx dy ऐसा लिख सकते हो, बाकी ये रीजन देखना पड़ेगा क्या है। तो वो तुम क्या करते हो, एक्स वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हो उसका, एंड देन यू डिसाइड द लिमिट ऑफ एक्स वाई, है ना, इस तरीके से होता है। यहाँ पे यहाँ कोई कर्व होता है, यहाँ पे मान लो कोई कर्व मतलब डी, मतलब इस तरह से कोई कर्व है, या कोई रीजन आर है, इस तरह से हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, लेकिन सिंपली क्या करते हैं जनरली तुम लोग एरिया को, मैं ये कहना चाह रहा था, सिंगल इंटीग्रल में लिख सकते हो, डबल इंटीग्रल में लिख सकते हो। अगर 2 कर्व के बीच का रहता है, जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो तुम्हारे पास एक कर्व ये है और दूसरा कर्व, चलो मान लो रफली ऐसा है, और ये मान लो A है और ये B है। अब तुम्हें इस पोर्शन की एरिया निकालनी है, ये कर्व है y बराबर fx
और ये कर्व है y बराबर जी एक्स। सो कैसे लिखते हो एरिया का फॉर्मूला तुम इस केस में, क्या करते हो? हाउ डू यू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन? सो अगर सिंगल इंटीग्रल में लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, यही तो होता है ना, पढ़ा था तुम लोगों ने लोअर क्लास में। या इसी को डबल इंटीग्रल में लिखोगे इसी चीज को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई डी एक्स। अब तुम स्ट्रिप बनाओगे y के अगेंस्ट पहले, तो y की लिमिट कहां से कहां जा रही है? gx से fx, और x की लिमिट कहां से कहां मैंने लिया है? a टू b। सो a टू b, इसे तो आता होगा ना, कोई बोल भी नहीं रहा ना, ये सब आता होगा तुम लोगों को? यस सर। हाँ, क्योंकि ये सब तो इजी चीजें हैं जो 11 12 या हमने बीएस के दौरान भी तुमने पढ़ा होगा मैथ्स कोर्स में। ये कैलकुलस एक्चुअली बहुत लो लेवल का कैलकुलस ये सब है, हाई लेवल में और ज्यादा है। सो ये सब सिंपल एरिया फाइंड करने का टेक्निक है जो क्वेश्चन से क्लियर होगा, है ना। सो जनरली जो इंटीग्रल कैलकुलस में तुम्हारे पास सिलेबस है वो क्या है, उसमें यही है कि लाइक हाउ टू फाइंड आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल के फॉर्मूलेज हैं, तो फॉर्मूला तुम याद कर लेना। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो चेंज ऑफ ऑर्डर मैंने करके दिखाए थे कल क्लास में ही, करके दिखाए थे कि चेंज ऑफ ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं, है ना। कल कुछ क्वेश्चंस करके भी दिखाया था मैंने, तो उस तरीके से है। सो बाकी इंटीग्रल तो एक क्लास में थोड़ा सा डिस्कस और कर दूंगा थ्योरी जैसे मैं। सो अदरवाइज ये PYQ अब सॉल्व करना शुरू करेंगे और टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट जैसे क्या होगा, तुम्हारे डाउट्स, एक तो डाउट्स हो गए, दूसरे PYQs डिस्कस करना शुरू करेंगे। मैं पहले भेज दूंगा कि आज कौन सा डिस्कस करेंगे, तुम पहले सॉल्व करके आना ताकि उसके डाउट्स डिस्कस करें। तो एक तो जनरल डाउट्स, कोई भी डाउट चलेगा, और दूसरा PYQ के डाउट जो हम बता देंगे पहले कौन सा होगा, तीसरा टेस्ट और उसका फिर डिस्कशन। तो ये 3 चलेगा आप फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। आपके जनरल डाउट्स हो गए, PYQs हो गए जो ड्राइव में है ऑलरेडी, या मैं पहले एक क्लास का फिक्स कर लेंगे, सही रहेगा, और फिर टेस्ट और उसका डिस्कशन। तो यही चलेगा आगे एग्जाम तक, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा था इसमें कि इंटीग्रल कैलकुलस क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये क्या कहता है, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, को बताओ मुझे। यही कहता है ना कि f डैश x dx, मान लो a टू b है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, याद है क्या नहीं तुम लोगों को? fb माइनस fa, ये होता है ना फॉर्मूला, इसी का नाम तो है फंडामेंटल इंटीग्रल कैलकुलस। व्हेन f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन a b पे डिफरेंशिएबल है, तो उस केस में ये रहेगा। या इसको तुमने ऐसा पढ़ा होगा शायद कि d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू कैपिटल fx। तो ऐसे लोग लिखते हैं बुक में, तुम NCERT या कहीं भी देखोगे तो वो तुम्हें ऐसा लिखा मिलेगा। तो क्या लिखते हैं इसको ये लोग, नहीं ये ऐसा लिखते हैं ना कि कैपिटल fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx है, ऐसा लिखते हैं आई थिंक। सो ये तुम्हारा आ जाता है, क्या लिखते हो तुम, इसको स्मॉल f लिख दो। सो मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल f का डेरिवेटिव स्मॉल f है, तो स्मॉल f का इंटीग्रल क्या होगा, कैपिटल f, क्योंकि है ना कैपिटल f का डेरिवेटिव स्मॉल f है, तो स्मॉल f का इंटीग्रेशन कैपिटल f, तो ये हो जाता है fb माइनस fa। सो यही जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, तो तुम जानते हो भी उसका इंटीग्रल ये लिखेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर तुम ऐसे लिखोगे fx dx डेफिनिट में, तो क्या होगा fx प्लस c, तो ये ऐसा होता है इनडेफिनिट में, ये इनडेफिनिट में और ये डेफिनिट में। तो इसी स्टेटमेंट का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कि f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है कैपिटल f जिसका डेरिवेटिव स्मॉल f है, सो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। सो मैं बताने चाह रहा हूँ इसमें कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ये डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया डबल ट्रिपल इंटीग्रल, अब वो क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस कर लेंगे, ऐसे कैसे फाइंड करने हैं वैल्यू ना, ये तो सीखने हैं। तो वो ग्राफ, हालांकि इस पे कई सारे क्वेश्चन हमने किए अभी तक। और यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन में क्या है, मेनली एरिया निकालना, एरिया अंडर अ कर्व एबव एक्स एक्सिस, या बिटवीन टू कर्व्स, या एरिया बिटवीन वाई एक्सिस एंड अ कर्व, इस तरह के जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा था अभी। और नेक्स्ट है आर्क लेंथ, फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी, एरिया का भी फॉर्मूला लिखा है, वॉल्यूम का भी लिखा दिया। जनरली यही छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। कैलकुलस में क्या है, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चा इसमें, इसके लास्ट क्लास में मैंने 1 वेरिएबल की चीजें डिस्कस कर ली थी, अब बच्चा 2 वेरिएबल वाला ना, सारी चीजें मैं डिस्कस की थी। अब 2 वेरिएबल में क्या है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिट, व्हाट इज कंटिन्यूटी, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी इन 2 वेरिएबल, एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैक्सिमा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिनिमा इन 2 वेरिएबल। तो एक क्लास में हम 10-15-20 मिनट में एक बार थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस करते करते सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी ठीक है ना। तो बाकी डाउट्स आप कलेक्ट करो एक जगह और डाउट डिस्कस करेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डाउट से, मुझे भी सीखने को मिलता है, आपको भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको समाउ सीखना ही है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे
यही सब क्वेश्चंस फिर से आते हैं, कोई नया बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना, यही चीज़ें हैं जो कॉमन सिलेबस में, यही सब डाउट्स आएंगे फिर से। एनीवे तो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ क्योंकि 8 to 9 दूसरी क्लास है, तो मैं वो क्लास ले लेता हूँ। और कल फिर से 6 to 8, अभी आज तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, थोड़ा क्लास नहीं हुआ। सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो थैंक यू।